संसद में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। आपको हंसी आएगी, लेकिन हमारे विपक्ष के किसी नेता को ना हंसी आई ना गुस्सा आया। किसी ने उस पर सवाल खड़ा नहीं किया कि भाई साहब, जिस दिन ये समझौता हुआ बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ आई थी, लेकिन वो चड्डी फ्राक पहने हुए थी, वो बगल के कमरे में बैठी थी। कहा विश्वगुरु है भाई। कहा दरभंगा में एम्स चालू हो गया और बिहार के जनता दल यू और आरजेडी के लोग भी विरोध में नहीं खड़े हुए कि भाई साहब क्या बोल रहे हो यार, अभी जमीन ही नहीं तय हो गई कि कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा और तुम तो एम्स चालू कर दिए। ये संसद की बात है, संसद में झूठ बोलता है। बाकी तो दुनिया जानती है कितना झूठ। दुनिया में अगर इतना बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री खोज के निकाल दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। प्रभु जी मैं तो से विनती करूं, पैया पढ़ूं बार बार, अगले जन्म मोहे बिटिया न की, जो नरक दियो चाहे डार। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं बिटिया बन के पैदा होंगी, मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई पुलिसिया, मेरा कोई नेता बलात्कार करेगा, बलात्कार के बाद पहचान के डर से मेरी जान भी ले लेगा, मुझे दहेज के नाम पे जिंदा जला दिया जाएगा। हमारी बिरादरी आ जाती, हम पत्रकारों की बिरादरी आ जाती है, पत्रकारिता जिसको कहा जाता है। बड़े फख्र से कहते हैं कि साहब पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, घंटा स्तंभ है। 44 साल की तो मेरी भी पत्रकारिता हो गई। इसी शहर के चचा अकबर इलाहाबादी लिखते थे, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज क्या है, हमारे जजेस जो हैं इतना बढ़िया काम करते हैं, उनसे भाषण दिलवा लीजिए, ऐसे ऐसे भाषण देंगे जैसे लगेगा कि साहब ऐसी न्यायपालिका तो दुनिया में किसी कोने में हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब वो फैसला लिखने बैठेंगे तो उनका रुझान कुछ और हो जाएगा। मैं इसको डंके की चोट पे कई बार कहता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई अदालत नहीं होगी जो कम्युनिटी कॉन्सेंसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए फैसले करती हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया। महाराष्ट्र की विधानसभा में जब शिवसेना में दो फाड़ हुआ, दो फाड़ नहीं कहेंगे, वो तो एक तरह से खरीद फरोख्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र की विधानसभा का स्पीकर, आप उन विधायकों के बारे में फैसला बताइए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई कई बार डेडलाइन देते गए। आज तक महाराष्ट्र की विधानसभा का अध्यक्ष उस पर बैठा हुआ है, कहता तेरी ऐसी तैसी। 146 सांसद विपक्ष के निलंबित कर दिए गए। किस लिए निलंबित कर दिए गए? सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए कि भाई इस संसद की सुरक्षा का हाल क्या है। कैसे दो नौजवान, उनके इशू जायज थे, उनके मुद्दे जायज थे, लेकिन गलत तरीके से संसद भवन में, लोकसभा में कूद के आए। कैसे वो पहुंच गए? किसने उनको पास दिया? इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उनको पास देने वाला आदमी कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रताप सिन्हा था। इस पर जवाब नहीं देंगे गृह मंत्री। सवाल करने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निरंकुश सत्ता है, नपुंसक और नाकारा विपक्ष है। पिछले 5 वर्षों से इस देश की लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। कभी हमारे विपक्ष ने इस सवाल को उठाया क्या? सुरेंद्र मोहन जी की याद में संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर मंडरा रहे खतरे और चुनौतियों पर चर्चा करनी है। मेरे लिए विनय जी का और नरेश सहगल जी का या इलाहाबाद के तमाम जो वैचारिक मित्र हैं, उनका आदेश सिर माथे होता है। देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारी कोशिश होती है कि हम इलाहाबाद में आ जाए। आज इस मौके पर श्री वल्लभ मिश्रा जी याद आ रहे हैं।
पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। हमारे गुरु थे, बड़े भाई थे। साथियों, इलाहाबाद में तो मैंने बताया कि मेरा परिवार है, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिवार है, भाई दो भाई रहते हैं, दूसरा वैचारिक परिवार है। तो इस परिवार से अलग कभी नहीं रह सकते। आज यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरी बेटी रानी बैठी है, अजय खरे जी हैं, धर्मराज जी हैं, सगल जी हैं, तमाम मित्र मिले। हिम्मत सेठ जी उदयपुर से आए, सतीश अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, शाहनवाज खादरी जी हैं, अनिल जैन हमारे मित्र, रतन लाल जी को आज आमने सामने सुने, हम लोग मुलाकात हमारी है। और कृष्ण मोहन जी तो जब हम पत्रकारिता का काकारा सीख रहे थे इसी इलाहाबाद शहर में अमृत प्रभात के साथ, तो स्वयं मुख्य संवाददाता हुआ करते थे, तो हमारे बड़े हैं। तो अब तमाम बड़े लोगों के बीच में किसी छोटे का बोलना थोड़ा सा अंदर से डर भी पैदा करता है, लेकिन आदेश है। साथियों, विषय बहुत ही मौजू है और इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। मुझे जो लगता है कि भारतीय संविधान पे अगर कोई खतरा है तो यह खतरा उन खंभों से है जिन पर इसे टिका रहने की बात कही जाती है। वो खंभे कौन से हैं? एक निवेदन है कि ताली मत बजाइए प्लीज। मैं नेता नहीं हूं, मुझे तालियां उन्हें नहीं चाहिए। अगर बातें समझ में आए तो उस पर गुणिएगा। जो 4 खंभे बताए जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, मुझे लगता है कि एक खंभा और जोड़ देना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है देश का नागरिक, देश की जनता। क्योंकि अगर चारों खंभे ध्वस्त होने लग जाएं तो सिर्फ जनता ही है जो इन खंभों को भी खड़ा कर सकती है और संविधान को भी बचा सकती है। अब कैसे ये खंभे हमारे संविधान को नष्ट कर रहे हैं? हमारे पास एक विधायिका है, संसद है, जिसमें निरंकुश सत्ता और नाकारा विपक्ष है। मैं उसको कई बार नपुंसक भी कह देता हूं कि निरंकुश सत्ता है, नपुंसक और नाकारा विपक्ष है। पिछले 5 वर्षों से इस देश की लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। कभी हमारे विपक्ष ने इस सवाल को उठाया क्या? बल्कि मैं मजाक में कभी कभी सवाल कर देता हूं लोगों से, कि इंदौर की सभा में भी था तो वहां बड़े लोग थे, तो मैंने वहां भी पूछ दिया था, भाई लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? लेकिन नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, क्योंकि निरंकुश सत्ता है। वो चाहते जो चाहे सो करेंगे। संसद के सत्र सीमित होते जा रहे हैं। हम जिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, उसमें से 3 सदस्य आते हैं लोकसभा से और 2 सदस्य आते हैं राज्यसभा से। लेकिन हमारे लोकसभा अध्यक्ष को 3 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि 3 सदस्यों को नॉमिनेट कर दें। पूरी सत्ता की कोशिश लगी हुई थी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जयशंकर गुप्त नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। लेकिन उनका दुर्भाग्य हम आ गए। 8 महीने तक इस देश की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई चेयरमैन नहीं दिया गया ताकि इसको पंगु कर दिया जाए। लेकिन लड़ भिड़ करके हम लोगों ने फिर चेयरमैन भी हासिल किया। तो ये विधायिका का हाल है। आप देखिए, 146 सांसद विपक्ष के निलंबित कर दिए गए। किस लिए निलंबित कर दिए गए? सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए कि भाई इस संसद की सुरक्षा का हाल क्या है। कैसे 2 नौजवान, उनके इशू जायज थे, उनके मुद्दे जायज थे, लेकिन गलत तरीके से संसद भवन में, लोकसभा में कूद के आए। कैसे वो पहुंच गए? किसने उनको पास दिया? इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उनको पास देने वाला आदमी कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रताप सिन्हा था। इस पर जवाब नहीं देंगे गृह मंत्री
सवाल करने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो भाई विपक्ष को ऐसे ही खत्म कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अपने मन की चलाओ। महाराष्ट्र की विधानसभा में जब शिवसेना में दो फाड़ हुआ, दो फाड़ नहीं कहेंगे, वो तो एक तरह से खरीद फरोख्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र की विधानसभा का स्पीकर, आप उन विधायकों के बारे में फैसला बताइए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई कई बार डेडलाइन देते गए। आज तक महाराष्ट्र की विधानसभा का अध्यक्ष उस पर बैठा हुआ है, कहता तेरी ऐसी तैसी। ये है हमारी विधायिका का हाल। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग जिसको कहा जाता था कि वो केचुआ है, तमाम तरह की बातें केंद्रीय चुनाव आयोग के रूप में कहा जाता है, अब उसको इसी संसद ने तय कर दिया कि अब उसका चुनाव वो 3 सदस्यों की समिति करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उनका नॉमिनी नहीं होगा। यानी तीनों, दो सरकार के 2 लोग होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। अगर चाहेगी सरकार तो विपक्ष के नेता को के नाम पे कांग्रेस के नेता को बुला लेगी, नहीं तो कहेगी कि आपका तो कोरम ही पूरा नहीं, अब विपक्ष के नेता भी नहीं। तो ये विधायिका का हाल है। इस तरह के अगर उदाहरण देना शुरू करूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन अब उसके बाद कार्यपालिका आ जाइए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस मामले में उनकी आदर्श श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय 70 के दशक में जब प्रचंड बहुमत से जीत के आई थी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का नारा दिया था। मोहन कुमार मंगलम ने इस नारे को दिया था, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कैबिनेट सिस्टम खत्म कर दिया था। सारे फैसले एक अकबर रोड या एक सफदरजंग रोड से होते थे। वही काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा, किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट की कोई हैसियत नहीं है, सारे फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है। इस देश में नोटबंदी का फैसला हो गया। हम लोग उस दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में हमने अरुण जेटली से पूछा, भाई साहब आपको ये क्या करवा दिया? कहा, ऐसे कहा, मुझे हमको पता ही नहीं। वित्त मंत्री को नहीं पता है कि इस देश में नोटबंदी का फैसला हो गया है। ये कार्यपालिका का है। कैबिनेट सिस्टम कोलैप्स कर दिया। ब्यूरोक्रेट आज प्रधानमंत्री के लिए लामबंद है, प्रधानमंत्री के नाम से और कुछ भी नहीं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अब तीसरा सवाल, जुडिशरी। हमारे जजेस जो हैं इतना बढ़िया काम करते हैं, उनसे भाषण दिलवा लीजिए। ऐसे ऐसे भाषण देंगे जैसे लगेगा कि साहब ऐसी न्यायपालिका तो दुनिया में किसी कोने में हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब वो फैसला लिखने बैठेंगे तो उनका रुझान कुछ और हो जाएगा। मैं इसको डंके की चोट पे कई बार कहता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई अदालत नहीं होगी जो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए फैसले करती हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया। अफजल गुरु के मामले में हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लिखा कि उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि वो इस आतंकवादी हमले में शामिल था, सिवाय एक इकबालिया बयान के। और इकबालिया बयान कैसे होते हैं ये सबको मालूम है, जजों ने लिखा है। लेकिन उसके बाद लिखा, लेकिन कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए उसे फांसी की सजा देनी जरूरी है। ये दुनिया की किसी अदालत में हो सकता है क्या? ये हमारी भारत की अदालत में होगा। हमारी अदालत ने अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? कहा 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना गलत था, गैर कानूनी था। लेकिन जन भावना है, जन भावना को देखते हुए वहां मंदिर तो बनना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला देता है और उसके अगले सप्ताह राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। इस मामले में नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं तो जब बोलता हूं तो बोलता हूं। आपको याद है बिहार में एक कांड हुआ था, पटना अर्बन बैंक घोटाला कांड, जिसमें एक भाई ने पटना के रेलवे जंक्शन को और पटना के गांधी मैदान को अपनी संपत्ति बता करके अर्बन बैंक से
कर्ज ले लिया था, नवल किशोर सिन्हा नाम था उसका। जब मामला पकड़ा में आया तो पटना हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर उस समय जगन्नाथ मिश्र जी थे, उनको कन्विक्ट किया, कहा कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुआ ये कांड हुआ है, आप इसके दोषी हैं। वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब थे, जस्टिस बहारुल इस्लाम, उन्होंने फैसला देते हुए जगन्नाथ मिश्र को एक्सोनरेट कर दिया। नतीजा, उसके हफ्ते भर बाद उन्होंने जजशिप छोड़ दी, वो कांग्रेस के सदस्य बने और फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो शुरुआत वहां से हुई, रंजन गोगोई तक आके पहुंच गई। चंद्रचूड़ साहब का क्या होगा मालूम नहीं है। हमने तो कहा कि भाई तय कर दो ना एक बार कि कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी जज हो, रिटायरमेंट के 5 साल तक उसको कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए, ये तय कर दो, आधा सुधार उसी दिन हो जाएगा। लेकिन पता लगा कि साहब आईएएस होते हुए जिस मंत्रालय के सचिव हैं, फैसला कर देंगे अडानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, रिटायरमेंट होते ही आपकी अपॉइंटमेंट अंबानी और अडानी जी के यहाँ हो जाएगी। तो ये जुडिशरी का हाल है। ये तो हमने टॉप की बात कही, लोअर लेवल पे जाएंगे तो मैंने कहा ना कि ये तो बात करते करते तो फिर कोई अंत ही नहीं है, बहुत लंबी चल जाएगी और समय बहुत कम है। उसके बाद फिर हमारी बिरादरी आ जाती, हम पत्रकारों की बिरादरी आ जाती है, पत्रकारिता जिसको कहा जाता है। बड़े फख्र से कहते हैं कि साहब पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, घंटा स्तंभ है। 44 साल की तो मेरी भी पत्रकारिता हो गई है। इसी शहर के चचा अकबर इलाहाबादी लिखते थे, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज क्या है, आज क्या हमारे बारे में कहते हैं लोग, गुबार रंज का हरफों में बयां करते हैं, यूं गुनहगार सरेआम खता करते हैं। छप के बिकते थे जो अखबार कभी, इन दिनों बिककर छपा करते हैं। पहले ही बिक जाते हैं, उसके बाद छपते हैं। किसी और ने कहा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। राहत इंदौरी ने, मत बजाई ताली। यह है जो जन समस्याएं हैं, कभी हम चर्चा ही नहीं करते उसके बारे में। हमारी पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई थी, यहीं अमृत प्रभात में मंगलेश डबराल थे साहित्य संपादक, उन्होंने मुझसे लिखवाया था महिला मजदूरों के बारे में, वह तोड़ती पत्थर, निराला जी की कविता को उसी को कोट करते हुए लिखवाया था। उसके बाद से हमारे जहन में वो महिलाएं दर्ज हो गई, इस तरह दर्ज हो गई जो कभी निकलने का नाम नहीं। एक वो जो निराला की कविता में थी, एक महिला जिसको हमने चित्रकूट के पास पाठा के पठारी इलाकों में देखा था, जो सिर के ऊपर घड़ों में पानी लेकर चलती है और गीत गाती है, आग लगे रुखमा बदरी, सैया मर जाए न फूटेगा गरी। मतलब समझते हैं आप कि आसमान में जो बादल छाए हुए हैं, इनमें आग लग जाए, क्योंकि ये बादल पानी तो बरसाते ही नहीं है। मेरा पति भले ही मर जाए, लेकिन मेरे सर की गगरी नहीं फूटने पाए, क्योंकि गगरी फूट जाएगी, पानी गिर जाएगा तो मेरे बच्चे की प्यास नहीं बुझेगी। एक महिला वो है। 76 साल की आजादी हो गई हमारी, हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, सूरज पे जा रहे हैं, लेकिन पाठा के पठारी इलाकों में पानी नहीं पहुंचा पा रहे। ये हमने 1978 में देखी बात, और अभी 2 साल पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से हम लोगों ने जब पुरस्कार देना शुरू किया, तो पाठा के इलाके से संवाददाता ने लिखा था, वही कहानी लिखी थी जो हमने उस समय की बताई, वही कहानी 74-75 साल बाद उसको हमने पुरस्कृत किया। हमने कहा बताओ 75 साल में, 76 साल में ये हालत ये बनी हुई है। और एक तीसरी महिला मिलती है, वो कहती है, प्रभु जी मैं तो से विनती करूं, पैया पढ़ूं बार बार,
अगले जन्म मोहे बिटिया न की, जो नरक दियो चाहे डार। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं बिटिया बन के पैदा होंगी, मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई पुलिसिया, मेरा कोई नेता बलात्कार करेगा, बलात्कार के बाद पहचान के डर से मेरी जान भी ले लेगा, मुझे दहेज के नाम पे जिंदा जला दिया जाएगा। और अब तो गोख में ही मार देने की बात चल रही है। हरियाणा के इलाके में सेक्स रेशियो कम हो गया, महिलाएं कम हो गई, पुरुष ज्यादा हो गए, शादियां नहीं हो पा रही। मैं राजस्थान के बाड़मेर के इलाके में गया था, एक गांव में गया, पता लगा कि 50 साल में पहली बार उस गांव में बारात आई थी, क्योंकि वहां बेटी पैदा ही नहीं होने देते थे, उसको गला दबा करके मार डालते थे, तकिए से दबा करके मार डालते थे। तो ये है, ये हमारा समाज है। तो इसके बारे में कभी हमारे मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं होती। कभी मीडिया के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं। इसी सब्जेक्ट पे हमारा मीडिया चलते रहता है। जो जन समस्याएं हैं, जो महिलाओं की समस्याएं हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं होगी। और इन दोनों बड़ी चर्चा हो रही है कि हम कई बार खुश भी हो जाते हैं बैठे बैठे कि हम आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन की, यानी 500 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। लेकिन आज ही मैंने देखा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट है, अभी जो है 500 मिलियन टन की जो ये करोड़ की जो इकोनॉमी बनने वाली है, अभी हमारे पास 205 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। हर एक भारतीय पर 1,40,000 रुपए का कर्ज आज की तारीख में है। लेकिन हम इसी बात से खुश हैं। IMF ने कहा कि अगर इसी ढंग से विदेशी कर्ज चढ़ता रहा तो पता लगा कि भारत की जितनी GDP है उससे ज्यादा इसके ऊपर कर्ज हो जाएगा। लेकिन हम तो साहब विश्वगुरु वाले हैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम तो। शर्म नहीं आती? हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 2 जून के भोजन के लिए सरकारी राशन पे मोहताज हैं वो लोग, और हम कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन है कोई सवाल नहीं, कोई पूछना ही नहीं। न संसद में कोई सवाल करेगा, न मीडिया में कोई सवाल करेगा, न जनता के बीच कोई सवाल करेगा। हमारा मीडिया सवाल करेगा किससे? राहुल गांधी से सवाल करेगा, अखिलेश यादव से सवाल करेगा, नीतीश कुमार से सवाल करेगा, नरेंद्र मोदी से कभी कोई सवाल नहीं करेगा। अगर मौका भी मिल जाता पूछेगा आम काट के खाते कि चूस के खाते हैं। ये हमारा मीडिया है। संसद में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। आपको हंसी आएगी, लेकिन हमारे विपक्ष के किसी नेता को न हंसी आई न गुस्सा आया। किसी ने उस पर सवाल खड़ा कर नहीं किया कि भाई साहब, जिस दिन ये समझौता हुआ, बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ आई थी, लेकिन वो चड्डी फ्राक पहने हुए थी, वो बगल के कमरे में बैठी थी। कहा विश्वगुरु है भाई। कहा दरभंगा में एम्स चालू हो गया, और बिहार के जनता दल यू और RJD के लोग भी विरोध में नहीं खड़े हुए कि भाई साहब क्या बोल रहे हो यार, अभी जमीन ही नहीं तय हो गई कि कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा, और तुम तो एम्स चालू कर दिए। ये संसद की बात है, संसद में झूठ बोलता है। बाकी तो दुनिया जानती है कितना झूठ। दुनिया में अगर इतना बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री खोज के निकाल दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये हालत है। पर इस आदमी ने, हम तो थे वहां पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जब बम फटा था, हमारे पीछे ही फटा था। हम लोग मीडिया की गैलरी में बैठे हुए थे। इस आदमी ने कहा क्या, यहीं पटना के पास आबे गंगा में सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा डूबा था। हमने माथा ठोका, देखा कि यार सिकंदर तो सतलज के पार आया ही नहीं था, तो ये कहां से आ गया आबे गंगा। मतलब चूंकि उर्दू भी जानते हैं हम, ये बताना था।
कि आबे गंगा, गंगा नदी में। और दूसरी बात ये कि दीन इलाही तो अकबर ने धर्म शुरू किया था, उससे था, वो दीन इलाही कोई बेड़ा नहीं था। लेकिन इस भाई ने तो कह दिया वो विश्वगुरु है। एक बार कहा, वहीं कहा, उसी मंच पे कहा। इसी बिहार में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय है। मैंने कहा यार हम तो पढ़ते थे कि तक्षशिला पाकिस्तान में है, वहां से आए थे, चाणक्य आए थे, लेकिन अभी कह रहा तो कैसे गलत कह देंगे। फिर कहा कि साहब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त। क्या यार, चंद्रगुप्त नाम है तो गुप्त वंश क्या हो गए? दुनिया जानती है, सब लोग इतिहासकार ये लोग पढ़ाते हैं कि भाई वो तो मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त, लेकिन वो विश्वगुरु कह रहा है। भाई तो वही मानो आप, कल को वही लिखा जाएगा। वो तो खैर छोड़ दीजिए। मैंने एक बार ऐसा ही कहा, कोई बात हो रही थी, हमने कहा कि देखो हमसे अगर हमारे पिता के बारे में पूछोगे, विष्णुदेव गुप्ता के बारे में पूछोगे, हमसे हमारे राजनीतिक पिताओं मधुलिमय, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछोगे तो हम एक एक बात बता के रख लेंगे। लेकिन ये बेवकूफ आदमी तो अपने राजनीतिक पिताओं का भी नहीं जानता है। इसने कहा इसी गुजरात की माटी के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में बैठकर विवेकानंद जी से मशवरा करते थे। हमने कहा हे भगवान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल के थे और विवेकानंद जी उस समय तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1 साल के रहे होंगे, तो क्या मंत्रणा कर रहे होंगे। लेकिन मंत्रणा की बात हुई तो कहा कि यहाँ साहब यही मगहर में गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर एक साथ बैठ करके मंत्रणा करते थे, आध्यात्मिक चिंतन करते थे। हमने कहा यार 100-100, 200 साल का फर्क है। आत्माएं आके मिलती होगी, आध्यात्मिक चिंतन करती होगी। लेकिन देखिए आप लोग हंसी तो आ रही है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी आ जा रही है, लेकिन ये सब सच होने वाला है। अभी जो आप बात कर रहे थे ना मनुस्मृति की, हमारे पास किसी ने एक वीडियो भेजा है, यूट्यूब पे आया है। क्या लिखा है, कुछ तो लिखा था, मनुस्मृति से मोदी स्मृति तक मोदी संहिता लागू होगी। अगर 2024 में जैसी उनकी योजना है और उसको वो सफल होगी, इसमें कोई बहुत जरा आशंका कम नजर आ रही है। क्योंकि जिस ढंग से हमारा विपक्ष अभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही जुटा हुआ है, तो अगर 350 से अधिक सांसद लेकर के मोदी जी की पार्टी आ जाती है लोकसभा में, तो माफ कीजिएगा ये संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सब धरे रह जाएंगे। ये पटेल संस्थान में बैठ के आप बैठक नहीं कर पाएंगे। मनु संहिता लागू होगी, चाहे मोदी संहिता के नाम से हो, चाहे जिस भी संहिता के नाम से हो। और इसके बारे में भी बार बार हम कहते हैं कि भाई ठीक है यार, तय कर लो, चलो हिंदू राष्ट्र ठीक सही कर लो, हिंदू राष्ट्र कर लो। लेकिन हमको तो बता दो एक बार ना कि हिंदू राष्ट्र में दलित की हैसियत क्या होगी, आदिवासी की हैसियत क्या होगी, ओबीसी की हैसियत क्या होगी, महिला की हैसियत क्या होगी, बता दो एक बार, तय कर लो, हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है, 1924-25 से बना है, आज तक किसी महिला को उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बनाया। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर के आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं मिली जिसको ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सके। ये महिलाओं की स्थिति है। ओबीसी प्रेम बहुत जगह है, दलित प्रेम बहुत जगह है। दलित के साथ, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हाथरस में हुआ, देश के विभिन्न हिस्सों में होता है। हमारे विश्वगुरु कभी कुछ बोलते नहीं। आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, विश्वगुरु के हलक से जबान नहीं निकलती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला गंगा जल से धुलवाया जाता है क्योंकि वहां पे अहिर का बेटा रहता था। कभी हमारे विश्वगुरु जो पिछड़ों के मसीहा अपने को बोलते भी है कि मैं तो ओबीसी हूं, मैं तेली हूं और इसलिए मेरे ऊपर कटाक्ष किया जाता है, तो अखिलेश यादव भी तो यादव था, अहिर था।
उसके मुख्यमंत्री के बंगले को गंगा जल से धुलवाने की जरूरत क्या थी? लेकिन ये किया। लेकिन दूसरी तरफ वही है कि निराशा की बात वहां आती है कि हमारा विपक्ष नाकारा है, नपुंसक है। वो ट्विटर करता है, ट्वीट करता है, ट्विटर करके समझता है क्रांति हो जाएगी। घर से बाहर निकलने की बात नहीं। जैसे भी चर्चा हो रही थी डॉक्टर रामराव लोहिया के बारे में, लोहिया जी ने 3 हथियार दिए थे, नारा नहीं था, वो 3 हथियार थे। वोट, फावड़ा, जेल। वोट मतलब चुनाव लड़ो, फावड़ा मतलब रचनात्मक कार्य करो, और जेल मतलब संघर्ष करो। तब हमारे जो तथाकथित विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी नामधारी भी हैं, जेल तो जाते हैं लेकिन किसी और कारण से जाते हैं, संघर्ष करते हुए जेल नहीं जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि संघर्ष करने से कुछ बात हो जाएगी। वो जातीय गणित बिठाते हुए, जैसे कहा ना अभी रतन लाल ने, वो जाति गणित गिनने जाएंगे कि कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने यादव, कितने कुर्मी, कितने राजभर, कितने चौहान, ये सारा मिला जुला करके हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इससे तो बात नहीं बनने वाली है। बात कैसे बनेगी? दूसरी बात, हर बार मैं कहता हूं, हर जगह कहता हूं मैं, कि हमारी सभाओं में, हमारी गोष्ठियों में, हमारे सम्मेलनों में चेहरे लगभग वही होते हैं। तो हम अपनी बात अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं, आप हमारे बीच में ताली बजा दीजिएगा। रतन लाल बोलेंगे, आप ताली ज्यादा बजा दीजिएगा। लेकिन बात कहां तक पहुंच रही है? जिसको आपको एड्रेस करना है वहां तक तो बात पहुंच नहीं रही है। कितने नए लोगों को जोड़ा आपने? अपने दोस्तों की सूची गिन के बता दीजिए। आपके 10 दोस्त जो हैं वही 20-20 साल पुराने होंगे, कोई नया दोस्त नहीं बना होगा। और संघ के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसी काम में लगे हुए हैं। रोज नए लड़कों को, नए लोगों को पकड़ पकड़ करके, खोज करके उनकी समस्याओं को, उनके अंतर्विरोधों को घुमड़ करके उनके दिमाग को प्रदूषित करने का काम करते हैं। और हमारे राजनीतिक दलों, हम कितनी बार कहा, हमने, हमारी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से बात हुई, हमारी आरजेडी के लोगों से, जनता दलियों के लोगों से भी बात हुई कि भाई विचारधारा ही एकमात्र चीज है जो आपको बचा सकती है, जो इस सांप्रदायिक फासिस्ट विचारधारा से लड़ सकती है। क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, तो एक विचारधारा का प्रतिनिधि है। और वो विचारधारा जिसका इस देश के सामाजिक आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, 1942 का आंदोलन, जब गांधी जी ने नारा दिया, तो संघ के प्रचारकों ने, उस समय के जो सरसंघ चालक थे, माधव सदाशिव गोलवलकर जी, जिनको गुरुजी कह के बुलाते थे, उनसे पूछा कि गुरुजी हम लोगों का क्या दायित्व होना चाहिए, हम लोगों को भी भाग लेना चाहिए इसमें? कहा नहीं, चुप, एकदम नहीं, हमको पहले अपने अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना है। किसी ने पूछा गुरुजी अंदरूनी दुश्मन कौन है? तो कम्युनिस्ट और माइनॉरिटी। आज देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भी निकल जाता है, कम्युनिस्टों के खिलाफ जितना हो सकता है वो बोलेंगे, माइनॉरिटी तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका घर जग जाहिर है। लेकिन एक बार और भी कहना चाहता हूं, जब हम लोग सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, तो हमारा सेकुलरिज्म जो है उस पर भी एक बार विचार करने की जरूरत पड़ेगी। हम कट्टर हिंदुत्व की बातें का विरोध तो करते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की भी जब बात आती है तो उसका भी हमको उतना ही पुरजोर विरोध करना होगा, बल्कि उससे अल्पसंख्यक समाज के लोगों के अंदर से विरोध निकल के आना चाहिए, तब कोई बात बनेगी। हम जब जाते हैं, अभी इधर बहुत सारी तंजीमों में हम गए, मुस्लिम लोगों के समाज, इस्लामी जमायत इस्लामी वगैरह के बीच में भी गया मैंने वहां भी लोगों से कहा कि हम कट्टर हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं, और किसी भी मुसलमान पे कोई तलवार चले उसके पहले जयशंकर गुप्ता, रतन लाल जैसे लोगों का सीना हाजिर होगा, पहले हमको मारो। लेकिन माफ करना भाइयों, हम निजाम मुस्तफा के भी कायल नहीं हैं, ये बात गांठ बांध के रख लीजिए आप। हम इस्लाम की सत्ता के भी कायल नहीं हो सकते, उसका भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। जितना हम हिंदू राष्ट्र के विरोध में हैं, उतना ही हम इस्लाम की सत्ता के भी विरुद्ध हैं, निजाम मुस्तफा के भी विरुद्ध हैं। हम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय पर आधारित भारत के संविधान के प्रति हकदार हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए मरेंगे। साथियों, समय ज़्यादा हो गया है, मैं माफ करना, मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को। बस अब आपसे इतना ही निवेदन है मेरे। देखिए सूर्यदेव त्यागी जी भी आ गए हैं, बिहार से आ गए हैं,
प्रणाम। तो अपनी बात मैं खत्म करूंगा, एक ही निवेदन करूंगा। ठीक कहा, सभी वक्ताओं ने कहा, सुबह भी कहा लोगों ने कि 2024 मुझे लगता है कि निर्णायक घड़ी है। विपक्ष बहुत अच्छे हाल में नहीं है, विपक्ष अपने विचारों में भी बहुत साफ नहीं है। अगर ये सांप्रदायिक है तो सांप्रदायिक नहीं होने की गारंटी कांग्रेस नहीं दे पा रही है, विपक्ष नहीं दे पा रहा है। सरकारों का जो चलन देखा हमने, चाहे राजस्थान में देखा चाहे छत्तीसगढ़ में देखा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था भाजपाई सरकार में, कमलनाथ की सरकार में। हमने किसी से कहा कि राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात उठाते हैं देश भर में, बहुत अच्छा करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसको प्रोजेक्ट करते हैं? कमलनाथ। सुभाष यादव के जमाने से हम देखते हुए आ रहे हैं, अरविंद नेताम और जमुना देवी के जमाने से देखते हुए आ रहे हैं कि बात आप करेंगे ओबीसी और आदिवासी समाज को नेतृत्व देने की, और जब नेतृत्व देने का मौका मिलेगा तो राजा मिल जाएगा या कमलनाथ मिल जाएगा। आप अडानी के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के देश भर में आंदोलन चलाने की बात करते हैं, और आपका मुख्यमंत्री अडानी का यारबाज निकलता है। कमलनाथ ने सबसे पहले फैक्ट्री लगवाई थी अडानी पावर छिंदवाड़ा में। सुनीलम वहां अभी पता नहीं है कि नहीं है, सुनीलम आंदोलन करते उसके खिलाफ जेल गए थे। अशोक गहलोत अडानी को लेकर के प्रोजेक्ट दे रहे थे, भूपेश बघेल जंगल कटवा रहे थे अडानी के लिए। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें गौड़ हो जाती हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र को बचा करके रखना है, अगर इस देश में संविधान को बचा करके रखना है, अगर इस देश को फांसीवाद से बचा करके रखना है, तो हमारा दायित्व बनता है। जिस तरह से 1977 में तानाशाही से लड़ते हुए हम सारे लोग जेल से निकल करके आए थे, और बिना देखे कि कौन उम्मीदवार है, किस तरह का है, उसका क्या कैरेक्टर क्या नहीं कैरेक्टर है, हम लोगों ने आंख मूंद करके जनता पार्टी के कंधे पर हल्दिए किसान पर मुहर लगा दी थी। उसी तरह से आज एक घड़ी आ गई है कि बिना विचारे, बाद में हम देख लेंगे, अगर गलत साबित होंगे तो उनको फिर से बदल लेंगे, लेकिन 2024 में ये नहीं आना चाहिए, सांप्रदायिक ताकतें नहीं आनी चाहिए। इसको इंश्योर करना होगा, इसके लिए अलख जगाना होगा, और आपको हम सबको गली गली में निकलना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना होगा, नए लोगों को समझाना होगा, कटुता के साथ नहीं, तर्कों के साथ। अगर आप उसी भाषा में बोलना शुरू कर देंगे तो फिर बात नहीं बनने पाएगी। आप उनको समझाना होगा, कन्विंस करना होगा, तब जाकर के बात बनेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कुछ ज़्यादा बोल गया मैं, माफ़ कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।